दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, अरिजीत जी, जिन्होंने इस बार यूपीएससी में 204 रैंक हासिल की। तो इनकी सक्सेस स्टोरी को जानेंगे। पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से सर आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। Thank you so much. Thanks for having me here. तो अभी जैसे प्रीलिम्स होके हटा है, तो पहली चीज मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि मेंस की अगर हम बात करें, इन 2-3 महीने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी थी एग्जैक्टली आफ्टर प्रीलिम्स? जी, तो प्री के बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होते हैं मेंस के लिए। तो मैंने हमेशा ऑप्शनल से स्टार्ट किया था अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में कि मैं 1 महीने में मैं टारगेट रखता था कि अपना ऑप्शनल एक बार कवर कर लूँ। उसके साथ साथ मैं टेस्ट सीरीज ट्राई करता था कि टेस्ट सीरीज दूँ, एक ऑप्शनल की एक जीएस की, और जो हमारे फोकस पेपर्स होते हैं जो कि ऑप्शनल है, ऐसे है और एथिक्स है, तो मैं इन पे मोस्टली फोकस करता था। तो लास्ट ईयर मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था मेंस में। तो इस साल मैंने कुछ चेंजेस किए थे अपनी स्ट्रेटेजी में। लाइक पीवाई क्यूज मैंने नहीं सॉल्व किए थे, तो इस बार मेरा पीवाई क्यूज पे ज़्यादा फोकस था। सिलेबस के कुछ टॉपिक्स मेरे रह गए थे जिन पे मेरे पास नोट्स नहीं थे, तो वो फोकस किया था मैंने। और आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चरिंग, तो इस पे फोकस किया था। तो जो मेरा पिछला अटेम्प्ट था उसमें 3 महीने में मैंने ये सब कवर करने की कोशिश की थी। अब जैसे आप कह रहे हैं, तो जीएस के लिए स्ट्रैटेजी आंसर राइटिंग की अलग होती है और हम्म। ऑप्शनल के लिए आपकी अलग होती है। तो आपने इन दोनों में भी कोई अलग अलग जैसे स्ट्रैटेजी कुछ बनाया था? लाइक कैसे आपने अपने, जैसे जहां तक मैं जानता हूँ, आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में पिछली बारी इस बारी के मुकाबले 20-30 मार्क्स कम थे। तो उसे इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? तो ज्योग्राफी की भी दोनों पेपर में मेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। तो जो पेपर 1 था उसमें मेरे ठीक नंबर आते थे कंसिस्टेंटली, तो उसके लिए मैंने मोस्टली कंटेंट पे रिलाई किया था कि मेरा कंटेंट प्रिपेयर्ड था, मैं उसको ही रिवाइज करता था और उससे मेरा हो जाता था। जो सेकंड पेपर था वो थोड़ा जीएस टाइप जनरल होता है, तो उसमें मैं ट्राई करता था कि फर्स्ट थिंग इज मैप, सेकंड इज केस स्टडी, और जो हम थ्योरीज पढ़ते हैं पेपर 1 में उसको मैं पेपर 2 में अप्लाई करूँ। तो थ्योरीज तो मैं अप्लाई कर पा रहा था प्रीवियस अटेम्प्ट्स में भी, बट मेरे पास केस स्टडी या मैप में प्रॉपरली कर नहीं पाता था, उसको स्ट्रक्चर भी मैं प्रॉपरली नहीं कर पाता था। तो इस बार मैंने इस पे फोकस किया था कि केस स्टडीज थोड़ी रखूँ अपने पास सिलेबस के हर टॉपिक की, और मैप्स यूज करूँ जहाँ जहाँ पॉसिबल हो। तो ऑप्शनल के लिए ये है। जीएस में भी मैंने स्ट्रक्चरिंग पे फोकस किया था इस बार, क्योंकि आई थिंक कंटेंट हम सबके पास होता है जो कि प्री क्लियर करते हैं। तो जो जीएस 1 है, जीएस 2 है, जीएस 3, जीएस 4, उनकी भी थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है। जैसे जीएस 1 और 4 हो गया तो उसमें काफी स्टैटिक सा कंपोनेंट है, जो ज्यादा है। तो जो पीवाईक्यूज होते हैं वो इनके लिए काफी क्रूशियल हो जाते हैं। जो जीएस 1 है उसमें काफी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या सिमिलर टाइप के आते हैं। तो जीएस 1 और 4 के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया था। 3 के लिए थोड़ा करंट बेस्ड है, तो वो थोड़ा मेरा वीक भी है, आई थिंक सबका वीक है अभी जीएस 3। उस पर काफी करंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने मेजरली करंट अफेयर्स जो कि मैगजीन्स वगैरह से उन पर रिलाई किया था। और जीएस 2 के लिए अ, मैंने टॉपर्स की कॉपीज से ज्यादा इन्फ्रेंस रेफरेंस लिया था। जैसे राधिका गुप्ता मैम थी, उनके काफी अच्छे मार्क्स थे लास्ट ईयर, मैंने उनकी कॉपीज से जो हाउ टू स्ट्रक्चर द आंसर्स इन जीएस 2, क्योंकि उसमें काफी कोट्स वगैरह आने लग गए, बड़े क्वेश्चन आने लग गए, तो मैम हर पार्ट को कैसे एड्रेस करती थी वो सब मैंने देखा था, और फिर उसमें भी मेरा ठीक स्कोर आया था इस बार। तो पेपर वाइज मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी से यूज की थी अभी। और जब हम स्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करते हैं, तो आप एक ब्रॉडली क्लासिफिकेशन बता पाएंगे कि मतलब
किस तरह से लाइक स्टैटिक पार्ट का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो तो किस तरह का स्ट्रक्चर रहना चाहिए, लाइक कई बार आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक आ जाता है। जैसे लास्ट ईयर जीएस पेपर 3 की बात करें तो 2 क्वेश्चंस थे आपके डायरेक्टली कॉप मीटिंग से, और एक जगह आपके डब्ल्यू की गाइडलाइंस के बारे में पूछ लिया था। तो कई बार होता है कि हमने गाइडलाइंस तो पढ़ी होती है बट उसके एग्जैक्ट वो जो फिगर्स वगैरह होते हैं वो याद नहीं होते। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था तो आपने उस चीज को कैसे हैंडल करा? जी, डेफिनेटली मेरे साथ हुआ था डब्ल्यूएचओ के क्वेश्चन में। तो पहले मैं क्या करता था कि मैं जो करंट अफेयर्स होता है ना, उनका मैं कुछ नोट्स वगैरह या फिजिकल फॉर्म में कुछ अपने पास नहीं बनाता था। तो लास्ट ईयर मैंने फॉर्चुनेटली ये किया था कि जो भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ता था या मैगजीन पढ़ता था, तो मैंने उनके पॉइंटर्स बना लिए थे। तो जैसे जो सीओपी वाला क्वेश्चन था, उसके पॉइंटर्स मेरे पास रेडी थे, जो मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किए थे। तो वो क्वेश्चन जो था मेरा, वो अटेम्प्ट हो गया था ठीक से। पर जो डब्ल्यू वाला क्वेश्चन था, उसमें मैं नहीं कर पाया था। थोड़ा मोटा मोटा याद था कि इंडिया अडियर नहीं करता है नॉर्म्स को, वो सब। तो मैंने उतना लिखा था। और जो बेसिक मैं यूज करता हूँ स्ट्रक्चर सारे क्वेश्चंस में, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तो उस पे मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि ब्रेनस्टॉर्म कर पाऊँ, कि 2-3 पॉइंट जनरेट हो पाए। तो उस हिसाब से मैंने किया था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। बट ऑब्वियसली पूरा ठीक से तो नहीं हो पाया था। बट हाँ, थोड़ा स्ट्रक्चरिंग के फॉर्मूले लगा लगा के थोड़ा सा कर दिया था। क्योंकि कई बार अमूमन मेरे से बच्चे पूछते रहते हैं ना कि सर कोई आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक आ जाए तो उसमें क्या करना चाहिए, तो दैट्स व्हाई मैंने आपसे पूछा। अब जैसे अगर हम बात करें 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पिलर है जैसे एसए। तो कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरिंग एसए में, और एक बढ़िया एसे लिखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है? पहले इसकी शुरुआत आप मेरे को ये बता के करें कि आपने अपना पहले ऐसे लिखा कब था और वो ऐसे रहा कैसा? क्योंकि अक्सर बच्चों में ये रहता है कि यार मेरे से ऐसे अच्छा नहीं लिखा जाएगा, मैं अभी ऐसे लिखने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो क्या आपके साथ भी ये हेजिटेशन थी? जी जी, ऐसे एक्चुअली उसमें ज्यादा पेजेस लिखने होते हैं। तो हमेशा एक फियर रहता है कि हाँ, 12 पेज लिखने हैं, मैं लिख पाऊंगा कि नहीं। तो वो रिलेक्टेंस तो डेफिनेटली था मुझ में भी। बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री के बाद ही लिखा था अपना पहला ऐसे। अ, उसके भी काफी बाद लिखा था प्री के। तो ऐसे में आई थिंक जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना आई थिंक काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि ऐसे के टॉपिक्स भी काफी फिलोसॉफिकल होते जा रहे हैं, काफी डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। तो एक्चुअली मेरे ऐसे के मार्क्स कम हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आई स्कोर्ड 138, तो वो काफी सही था। बट इस बार कम हो गया, क्योंकि अ, मैं टॉपिक को कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाया था। और थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं ऐसे टॉपिक्स देख के। तो ये है कि ऐसे का पेपर सबसे पहला होता है, उसमें हमको डरना नहीं होता है कि, और फिलोसॉफिकल टॉपिक्स आ रहे तो वो सबके लिए डिफिकल्ट हो गए। तो जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, उस पर आप स्टिक करें, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि डाइसी नेचर बढ़ जाता है पहले पेपर में, उसके बाद हम धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाते हैं एग्जाम के लिए। बट पहले पेपर में थोड़ा रिस्क रहता है। तो मेरा मोस्टली यही स्ट्रेटेजी था कि अ, जैसे मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था कोड्स वगैरह, मैं कंफर्टेबली नहीं लिख पाता था। तो मैं ये करता था कि मैं ज्यादा डायमेंशंस कवर कर पाऊँ। जो हमारा ऐसे है, उसको अलग अलग डायमेंशंस से ब्रेनस्टॉर्म कर पाऊँ, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोज कॉन्स, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, सारा सिलेबस वाइज। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी रहती थी। और फिलोसॉफिकल में भी मैं ज्यादा डायमेंशंस दे पाऊँ, यही मैं ट्राई करता था। तो मोस्टली यही थी मेरी स्ट्रेटेजी ऐसे की। अब जैसे दूसरे पिलर की अगर हम बात करें दैट इज एथिक्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स का क्या रोल रहता है? पहली चीज, एक चीज को अगर आप जैसे मान लीजिए एम्पथी या सिंपथी की बात करें, आप उस चीज को समझते हैं तो क्या उसके वन लाइनर, अक्सर कई टीचर कहते हैं कि वन लाइनर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तो क्या वो इम्पोर्टेंट है? और किस तरह से मतलब एथिक्स के पेपर को एक मतलब कोई बच्चा है पहली बार अटेम्प्ट कर रहा है तो किस तरह से अप्रोच करे, कुछ उसके बारे में बताएं। आपने किस तरह से तैयारी की थी? तो डेफिनेशन मेरा मानना है कि इम्पोर्टेंट है जानना। क्योंकि अ, कई बार हम वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, हमें पता होता है कि ये वर्ड है कुछ, बट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है।
मैं बस फील होता है। तो मैंने ऐसा किया था कि हमारा जो ऐसे का सिलेबस है वो काफी डिफाइंड है। तो सॉरी, एथिक्स का जो सिलेबस है वो काफी डिफाइंड है। तो उसके जो कीवर्ड्स है सिलेबस में, मैंने उनकी सारी डेफिनेशन लिखी हुई थी और गूगल कर करके थोड़ा कंटेंट जनरेट किया था। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल सोचे थे 3 लेवल पे। एक पर्सनल लेवल पे, तुमने कभी तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल हो, एक कोई ब्यूरोक्रेट का या सिविल सर्विसेज का एग्जाम्पल, और एक ग्रेट लीडर का। तो हर टॉपिक पे मेरे पास ये 3 टाइप के एग्जाम्पल्स रेडी थे। तो मैं इनको यूज करता था बेस्ड ऑन द डिमांड्स ऑफ क्वेश्चन। बट ऐसे के एथिक्स के पेपर में एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो काफी लेंदी होता है। तो मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी स्लो है। तो एथिक्स का पेपर कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। तो वो भी है कि पेपर कंप्लीशन की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है एथिक्स में। तो आई थिंक दिस इज दी मेजरली एथिक्स में मैं ये करता था। ओके, और जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो जो करंट कंटेक्स्ट के एग्जांपल्स हैं, जैसे हम्म। अब मान लीजिए कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इतने न्यूज़पेपर वगैरह उन्हें याद नहीं हो। अब क्या 3 महीने में क्या इतने सफिशिएंट एग्जांपल जनरेट हो सकते हैं कि वो मेंस में जाके उन्हें यूज कर सकें? हाँ, 3 महीने काफी इनफ है एग्जाम्पल्स जनरेट करने के लिए। जैसे अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करो ना, खुद की लाइफ के एग्जाम्पल्स लिखोगे, तो वो काफी यूनिक बना देते हैं आपके पेपर को। तो अगर आप हर टॉपिक को बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, तो आपको याद आते जाएगा कि आपकी लाइफ में कभी ना कुछ होता ही रहता है जो टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो पर्सनल एग्जाम्पल्स तो पॉसिबल है। न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल्स, हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो इतने नेसेसरी भी नहीं होते हैं। क्योंकि पर्सनल एग्जाम्पल्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो आपसे डायरेक्टली रिलेट हो पाते हैं, और उतनी स्पीड में जब आप लिखते हैं ना, तो वो जल्दी रेडी याद आते हैं, जो कि पर्सनली सोचे होते हैं। जो आप न्यूज़पेपर से लिख के अपने नोट्स में डालते हैं, वो मुझे तो रेडीली याद नहीं आते पेपर में। तो आप पर्सनल एग्जाम्पल्स बनाइए, आप ब्रेनस्टॉर्म करके जो एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं वो लिखिए। वो आपको जल्दी रिकॉल होगे फाइनल एग्जाम में। अब जैसे थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर की अगर हम बात करें, दैट इज ऑप्शनल। अब एक आपका जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में एक मिथ चलती है हमेशा से कि ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत वास्ट है, नंबर इसमें इतने आते नहीं, टॉपर्स जनरली एक्स वाई जेड कोई और ऑप्शनल ट्राई करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस ऑप्शनल की पिछले 5-10 सालों में जो मार्केट है उसमें लाइक जो मिथ फैली हुई है वो कुछ इस तरह की है। तो क्या आपने भी ये प्रॉब्लम फेस की कि ज्योग्राफी बहुत वास्ट है? ज्योग्राफी वास्ट तो है कि बेसिकली वी आर स्टडिंग एवरीथिंग विच इज देयर इन स्पेस। बट वास्टनेस का फायदा ये है कि उसका हर चीज से ओवरलैप है। तो देर आर बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। तो हाँ, बीच में मुझे भी हुआ था कि ऑप्शनल में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है कंसिस्टेंटली। 250 के आसपास ही रह रहे थे नंबर। तो बीच में आया तो था, बट आई स्टिक टू माई डिसीजन, और इस बार जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो ऑप्शनल के बेसिस पे ही है। आई गॉट 279। तो एज सच ऑप्शनल के लिए कोई बायस नहीं है। अगर आपके पास कंटेंट है, आपके पास टेक्निक है, जो कि मैंने आपको बताई पेपर 2 में मैंने कैसे इम्प्रूव किया, तो उससे आपका मार्क्स श्योरली इम्प्रूव होगा। जी, एक चीज और, जैसे ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए आपके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था? क्योंकि जैसे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो 2023 के लिए अभी अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो, तो जब एक आप जैसा पर्सन या लाइक कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करता है, तो माइंड में क्या रखे कि लाइक जिससे ऑप्शन सेलेक्ट करने में उन्हें इजी रहे? जब मैंने ऑप्शनल सिलेक्ट किया था, तो एट दैट टाइम आई वाज वेरी न्यू। तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था, और इतना भी आइडिया नहीं था कि यूट्यूब की वीडियोस देख देख के आइडिया लग जाएगा या कुछ। तो बेसिकली मैंने तो सिंपल अप्रोच ली थी, सबके सिलेबस पढ़े थे, जो भी इंटरेस्ट वाले ऑप्शनल थे 3-4, उनमें से जो ठीक लगा था वो मैंने डिसाइड किया था। तो जो भी लोग अभी ऑप्शनल डिसाइड कर रहे हो, उनको आई थिंक यही ध्यान में रखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट हो उसमें, क्योंकि आपको मिनिमम 2-3 साल तो पढ़ना ही पड़ सकता है। तो आप उस पे उससे सेचुरेट ना हो जाए, उसमें इंटरेस्ट जगा रहे, और उसमें इम्प्रूवमेंट की आपकी एकदम मोटिवेशन रहे।
थिंक इंटरेस्ट के बेसिस पे जाना ही बेस्ट रहेगा। अब जैसे मैंने मान लीजिए ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, अब मेरे पास रिसोर्सेज वगैरह की भी एक दिक्कत रहती ही है। जैसे क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक्स हैं, कोई बुक लिस्ट जो आपने फॉलो की हो अपने ऑप्शनल के लिए? जी, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बेसिक बुक्स तो आई थिंक थोड़ी सी है। एक जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आती है सविंदर सिंह, माजिद हुसैन ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, एंड खुल्लर इज यूज्ड फॉर दी पेपर टू इंडियन ज्योग्राफी पार्ट। बट इसके अलावा आई थिंक जो हमारे पास इंटरनेट मिला है हमें, जो सारे टॉपिक्स है सिलेबस के, वो आप गूगल कर करके सर्च कर करके आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कीजिए। आई थिंक ये सबसे सही तरीका है आजकल की, जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, स्पेशली इन पेपर टू, जो कि काफी करंट बेस्ड भी होता है और उसके लिए स्पेसिफिक बुक भी नहीं मिलती है। तो इंटरनेट का यूज एक्सटेंसिवली करना आई थिंक आगे के लिए बहुत प्रेफरेबल होगा। अच्छा, अब एक आखिरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। जैसे आपने 4 बारी यूपीएससी के लिए ट्राई किया, उसमें से 2 बारी आप सक्सेसफुल रहे हैं, 2 बारी नहीं। तो हम्म, अब ऐसे भी कुछ कैंडिडेट होंगे हमारे, लाइक कुछ व्यूअर्स, जो इस बार शायद प्रीलिम्स में कुछ मार्क्स से रह गए। तो पहली चीज तो मैं ये पूछना चाहूंगा, उस टाइम आपको कैसा फील हुआ था और आपने अपने आप को रीबूट करके स्टडीज के लिए कैसे मतलब प्रिपेयर किया? जी, सो स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ प्री, हम सबको थोड़ा पता है कि प्री थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप डीमोटिवेट हुए। अ, जो अभी जिनका प्री नहीं क्लियर हो पा रहा है, मेरा उनका यही सजेशन है कि जो मेंस है उसके लिए बहुत परफेक्ट कर लीजिए। जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है उसमें आपके फ्रेंड्स लोग भी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, काफी टेस्ट सीरीज वगैरह चालू होती है। तो मेंस का परफेक्शन जरूरी है इस एग्जाम में। प्री जब क्लियर हो चाहे हो, बट एक बार आपको मेंस देने मिलता है ना, तो आप सीधा क्लियर कीजिए पूरी एग्जाम। तो बी मेंस रेडी ऑलवेज, क्योंकि उसी के मार्क्स से आपकी फाइनल रैंक डिसाइड होगी। सेकेंडली, जब मैं फेल किया था तो आपको आप डेफिनेटली डीमोटिवेट तो होते ही है कि इतनी बड़ी एग्जाम है, आपने काफी एफर्ट्स डालते हैं। बट अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रक्चर, फ्रेंड स्ट्रक्चर है, तो वो आपको मोटिवेट करता है। सेकेंडली, मेरे केस में मुझे हर बार ये फील होता था कि मैं और कर सकता था, यहाँ पे मैंने गलती करी। तो मैं अपनी गलतियों को इजीली आइडेंटिफाई कर पाता था कि यहाँ स्कोप है, यहाँ स्कोप है। तो वो जो गैप होता था ना, वो मुझे मोटिवेट करता था कि हाँ, मैं सेचुरेट नहीं हुआ हूँ, मैं और कर सकता हूँ। तो उसी के कारण मैं आगे करता गया। तो एक रीजन मिलना बहुत जरूरी है कि आपके पास अगर रीजन है, चाहे वो मोटिवेशन है, फैमिली सपोर्ट है, या मेरे केस में जैसा था, तो वो रीजन आपको हमेशा ड्रॉ करेगा कि आगे आप बढ़ते जाए। अब जैसे आप बार बार फैमिली सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो एक सोसाइटल प्रेशर था कभी इन 4 अटेम्प्ट्स में? जैसे लाइक फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स, मैं कहूँ कि चलो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें, सिलेक्शन से काफी दूर थे, तो कभी तो ऐसा हुआ होगा कि नेबरहुड में बात चली हो कि बच्चा मुश्किल है ये एग्जाम और मतलब हो नहीं सकता। बहुत कम ही लोगों को हमने देखा है। तो कभी वो प्रेशर फील हुआ हो? प्रेशर तो रहता है, बट फील नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं आया। और उसके बाद में जो सोसाइटी है उसका प्रेशर लेने का अ, मतलब उनका प्रेशर मैंने कभी लिया नहीं। तो फ्रेंड्स और फैमिली, पेरेंट्स का स्पेसिफिकली काफी सपोर्ट रहा है। उसके अलावा आई डोंट कंसिडर कि अ, कोई अगर कुछ सोच भी रहा है, बट दिस इज माय पर्सनल लाइफ, और मैं मोटिवेटेड फील करता था मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सोसाइटी का एज सच में सपोर्ट, इतना प्रेशर नहीं लेता था। तो जैसे अगर हम बात करें फैमिली की, तो फादर और मदर ने लाइक कुछ ऐसे सेक्रीफाइस भी किए होंगे, अमूमन करते हैं। आपके प्रिपरेशन के टाइम आपको कुछ ऐसा याद हो कि जो मतलब समथिंग रियली टच, मतलब कहीं ना कहीं आपको अंदर तक टच किया हो, कुछ ऐसी चीज जो आपको याद हो? एक्चुअली माय फादर हैड एन एक्सीडेंट, तो उनको फिजिकल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। बट आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई वांटेड टू स्टडी फॉर यूपीएससी।
सो इवन इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पाते थे। उनका जो करियर था वो भी स्टेबल नहीं था। उसके बाद भी उनने मुझे फ्रीली बोला कि तुम कर लो, जितने साल चाहिए कर लो। जबकि मोस्टली आई एक्सपेक्टेड कि वो कहते कि जॉब कर लो थोड़े साल और फिर उसके साथ कुछ कर लेना या साथ साथ में कर लो। बट अनकंडीशनल सपोर्ट दिया मेरे पेरेंट्स ने, इवन आफ्टर हैविंग फेसिंग सच फाइनेंशियल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज। तो वो मैं हमेशा याद रखूंगा। that was very inspiring. अब एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक्चुअल में हम हमेशा बच्चों को पूछते हैं कि लाइक आप एक रीजन फाइंड कीजिए जो आपको इस प्रिपरेशन के लिए मोटिवेट करता रहे हर टाइम। तो वो रीजन आपके लिए क्या रहा, और लाइक हाउ यू फाउंड, मतलब आपने उस रीजन को ढूंढा कैसे? क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उस रीजन को ढूंढ ही नहीं पाते हैं, तो आपने कैसे उसको ढूंढा और क्या वो रीजन था? मेरे लिए तो रीजन वही था कि जो नेचर ऑफ जॉब है। सो आई बेसिकली कम फ्रॉम इंदौर। सो आई डिड नॉट हैड एनी आइडिया अबाउट यूपीएससी। बट यहाँ पे जो क्लीनिनेस कैंपेन चला था अराउंड 2017, तो उस टाइम पे मुझे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वैल्यू पता चली थी कि वो कितना चेंज कर सकता है सोसाइटी में। और वहां से ही मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि I always wanted to be a part of such, such team or such people who can make changes in the society. तो मैं जब भी डिमोटिवेट होता था मैं वही याद करता था कि इतना अच्छा काम करने मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, लोगों की कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं हमेशा वो याद करता था कि कॉलेज में तुमने क्यों डिसाइड किया था यूपीएससी को एक्सप्लोर करने का। तो वो काफी मोटिवेट करता था मुझे। श्योर। एंड कुछ ऐसी कोई टिप्स देना चाहेंगे जो मतलब आपने सोचा, मतलब जाना हो अपने पहले दो फेलियर के बाद, कि जो कुछ बच्चे चेंज कर सके अपने आप में और जिससे उनका भी एंड रिजल्ट कुछ बढ़िया ही रहे? स्पेसिफिकली मेंस के केस में मैं बोलना चाहूंगा कि आप सारे पेपर्स को कवर कीजिए, किसी भी पेपर को छोड़िए मत। जैसे मेरा एसे और एथिक्स काफी स्ट्रांग था प्रीवियस अटेम्प्ट में, तो आई वाज सॉर्ट ऑफ वेरी कॉन्फिडेंट, और मैंने इस बार इतना टाइम नहीं दिया था उसको, तो मेरे स्कोर्स थोड़े थोड़े गिरे हैं। तो 9 पेपर है, आप 9 के 9 पेपर को इक्वली फोकस करिए। आप एक दो अपने स्ट्रांग वर्ड्स बनाइए जो आपके स्ट्रांग एरियाज है, बट किसी पेपर को इग्नोर मत कीजिए या किसी पेपर के लिए ओवर कॉन्फिडेंट ना हुए। इवन इंग्लिश और हिंदी के पेपर होते हैं, तो कई लोग होते हैं हिंदी के पेपर में नहीं कर पाते। तो आप टाइम मैनेजमेंट इस टाइप से कीजिए कि आप सारे पेपर्स को कवर कीजिए। तो यही है, इस मीन्स के लिए तो यही है। एंड व्हाट अबाउट प्रीलिम्स, कुछ उसके लिए कुछ स्पेसिफिक? प्रीलिम्स के लिए मैं एक स्पेशल टेक्निक यूज करता था। आई डोंट नो इफ पीपल माय फाइंड इट हेल्पफुल और नॉट, कि प्रीलिम्स में पैटर्न काफी चेंज होता है हर साल, और कंटेंट भी काफी चेंज हो जाता है। तो मैं क्या करता था कि जो टेस्ट सीरीज में करता था वो मैं बिना रिवीजन के देता था, ताकि मैं अननोन क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए हैबिचुअल हो जाऊं। जैसे लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और अगले दिन उसी का टेस्ट देते हैं, तो मैं ऐसे नहीं करता था। मैं बिना रिवीजन के फुल टेस्ट देता था या रैंडमली कोई भी टेस्ट देता था, ताकि जो अननोन क्वेश्चन आए ना मुझे आदत हो जाए कि उनमें आंसर ढूंढने की आदत हो जाए। तो जैसे पिछले साल भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ गए थे प्री में, जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। इस बार भी थोड़े ऑप्शंस आ गए थे, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट। तो ऐसे अननोन क्वेश्चन से आप पैनिक नहीं होगे एग्जाम में। आपको आदत होगी कि आपको लिमिटेड नॉलेज से आंसर निकालना है, तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे, आप डरोगे नहीं। तो यही एक स्ट्रेटेजी थी मेरी कि अननोन क्वेश्चंस को बेसिकली डील करने का ट्राई करता था मैं प्री में। थैंक यू वेरी मच अजीत फॉर स्टेइंग विद अस। एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले करियर के लिए और थैंक यू पूरी सो टीम की मच। तरफ से। थैंक यू फॉर हैविंग मी। It was really a pleasure talking to you. सेम हियर, थैंक यू सो मच।